ये कहानी एक ऐसी जेल से शुरू होती है जो एक सुनसान टापू पर बनी हुई थी। मैं एडमंड हूँ और उस दिन मुझे नए कैदियों के साथ यहाँ लाया गया। वार्डन से मिलते ही मैंने कहा कि सर मेरी मदद कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ पर गलत इल्जाम में भेजा गया है। जिस पर वार्डन ने बड़े ही आराम से जवाब दिया कि मैं जानता हूँ, अगर तुमने कुछ किया होता तो तुम्हें देश के अंदर ही किसी जेल में फेंक दिया जाता। यहाँ इतनी दूर इस जेल में सिर्फ उन लोगों को लाया जाता है जिनके खिलाफ कोई साजिश की गई हो। इसके बाद वार्डन ने मुझे बहुत मारा। फिर मुझे जेल के कमरे में बंद कर दिया गया, जहाँ पर एक लकड़ी का दरवाजा और एक छोटी सी खिड़की मौजूद थी। ये दरवाजा साल में सिर्फ एक बार खुलता था, जब वार्डन बिना किसी बात के मुझे पीटने के लिए अंदर आता था। समय बीतता रहा और कमरे में अकेले बंद रह के मैं बहुत परेशान रहने लगा। मैंने दीवार पर लिखा था कि भगवान मुझे न्याय दिलवाए, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे उस जेल में 12 साल हो गए तो मेरा भगवान से भी विश्वास उठता चला गया। मुझे लगा कि मैं तो पूरी जिंदगी यहीं बंद रह जाऊंगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक मेरे कमरे की जमीन नीचे से उठने लगी। इस अनोखे हादसे ने मेरे होश उड़ा दिए। मुझे लगा जैसे कोई भूत मेरे सामने आ गया हो। कुछ देर घबराने के बाद मैंने देखा कि जमीन के नीचे से एक इंसान बाहर आ रहा था। जमीन के नीचे से निकला हुआ ये आदमी एबे था, जो कि नीचे वाले फ्लोर का कैदी था। पिछले 5 साल से वो एक सुरंग खोद रहा था। किस्मत ने ऐसा चक्कर चलाया कि वो सुरंग सीधा मेरे कमरे में आ निकली, मानो भगवान का कोई इशारा हो। एबे के आने से मुझे एक साथी मिल गया था जिससे मैं बातें कर सकूं, क्योंकि इतने समय से कमरे में अकेला बंद रह के मैं पागल सा होने लगा था। इसके बाद एबे ने बहुत उत्साह से मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं बहुत खुश था कि मुझे पत्थरों से दीवार पर निशान बना बना के समय नहीं काटना पड़ेगा। और जैसे ही मैं एबे के कमरे में घुसा तो मैं वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। एबे का कमरा बाकी कैदियों की तरह नहीं था, एक ठीक ठाक से होटल की तरह कह सकते हैं। वहां उसके आराम के लिए कुर्सियां थीं और शेल्फ पर पता नहीं कितनी किताबें पड़ी थीं। एबे ने मुझसे वादा किया कि अगर मैं सुरंग की खुदाई में उसकी मदद करूं तो बाकी बचे समय में एबे मुझे पढ़ा सकता है। मेरे पास वैसे भी कुछ खास करने को था नहीं, तो मैंने तुरंत ही हाँ कर दी। इसके बाद हम दोनों खुदाई का काम शुरू करने ही वाले थे कि तभी हमें गार्ड के कदमों की आवाज सुनाई दी। डर से कांपता हुआ मैं तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा और फिर मैंने जल्दी से कचरे वाली टोकरी तैयार कर दी, क्योंकि गार्ड मेरे फ्लोर पर भी आने ही वाला था। इस जेल में कमरे का दरवाजा सिर्फ 2 बार ही खुलता है, एक बार कचरा लेने और एक बार शाम का खाना देने के लिए। इसके अलावा पूरे दिन में हम दोनों के पास बहुत वक्त होगा, जिसमें हम बिना पकड़े जाने की चिंता किए आराम से खुदाई कर सकते हैं सुरंग की। इसके बाद एबे ने अपने बालों का एक छोटा सा गुच्छा काटा, पत्थर से चिंगारी निकालकर उसने बालों को जलाया और एक मोमबत्ती रोशन की। फिर हम दोनों जैसे तैसे सुरंग में घुसकर आगे खुदाई करने लगे। नीचे बहुत कम जगह थी, तो खोदना कोई आसान काम नहीं था। एबे का अंदाजा था कि इसी स्पीड से चलते रहे तो जमीन के बाहर तक पहुंचने में हमें कम से कम 3 साल और लगेंगे। एक दिन आराम करते हुए मुझे एबे की एक किताब में पता चला कि एबे कभी एक बहुत अच्छा तलवारबाज सिपाही हुआ करता था। इसके बाद तो मैंने जिद पकड़ ली कि अगर एबे मुझे तलवारबाजी नहीं सिखाएगा तो मैं नहीं खोदने वाला आगे सुरंग। मेरा अब अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, अपने दुश्मनों से बदला लेना। मेरी बातें सुनकर एबे मान गया और मुझे लड़ाई का हुनर सिखाने के लिए तैयार हो गया। एबे ने समझाना शुरू किया कि रफ्तार ही एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत है। एबे ने कमरे में टपकती हुई बूंदों से मुझे एक तकनीक सिखाने का सोचा। उसने टपकती हुई पानी की धार से अपना हाथ इतनी तेजी से गुजार दिया कि वो गीला ही नहीं हुआ, और कहा कि जिस दिन तुम्हारे हाथ इतने तेज हो जाएंगे उस दिन एक काबिल योद्धा बन जाओगे तुम। इसके बाद एबे वापस खुदाई करने चला गया और मैंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। कुछ दिनों बाद एबे ने दरवाजे से लकड़ी के फट्टे तोड़कर नकली तलवार बना ली और मुझे बढ़िया तरीके से तलवारबाजी सिखाने लगा। जब मेरी तलवारबाजी की ट्रेनिंग खत्म होती तो मैं पढ़ाई पर ध्यान देता। अब मेरा पूरा दिन पढ़ाई, खुदाई और तलवारबाजी की प्रैक्टिस में ही निकल जाता। कुछ महीनों बाद मेरी तलवारबाजी में जबरदस्त सुधार आया। अब एबे को दिखने लगा था कि मैं उससे भी बढ़िया तलवारबाज बन चुका हूँ। एक शाम बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि एबे पहले स्टेडिया नाम के एक बहुत ही अमीर परिवार के लिए काम करता था। उसके मालिक ने बहुत दौलत कमाई थी और अब नेपोलियन ने एबे को इसी खजाने की जानकारी हासिल करने के लिए कैद करवा रखा है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं भी नेपोलियन के धोखे की वजह से ही अंदर बंद था। दिन दिन सुरंग की खुदाई हमें आजादी के और करीब ले जा रही थी। एक दिन हमें सुरंग की जमीन में पौधों की जड़ें दिखने लगी, जिससे एबे ने हिसाब लगाया कि हम दोनों बाहर निकलने के काफी करीब हैं। ये बात जानकर हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ कि हमारी खुशी मिट्टी में मिल गई। सुरंग तेजी से हिलने लगी और फिर जोरदार आवाज के साथ बहुत सारे पत्थर और मिट्टी हमारे ऊपर गिर पड़े, जिनके नीचे एबे दब गया। घबराकर मैंने तुरंत पत्थर हटाए और एबे को बाहर निकाला। दरअसल हमने गलत दिशा में खुदाई की थी। सुरंग की खुदाई में हमसे जरूर कुछ गलती हुई थी, क्योंकि ऊपर से एक खाने वाला डब्बा भी नीचे गिर गया था। एक बहुत भारी पत्थर एबे की छाती पर गिरने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल था। अपने फेफड़ों में चोट आने की वजह से किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती थी।
अपने आखिरी लम्हों में एबे ने कमजोर आवाज के साथ मुझे बताया कि कमरे में एक पत्थर के नीचे किताब मिलेगी। उस किताब के भी नीचे कुछ छुपा हुआ है। मुझे वहां से उसी खजाने का नक्शा मिला जिसके चक्कर में एबे यहाँ कारागार में बंद था। नक्शे को देखकर मैं बहुत चकित रह गया। एबे ने मुझसे वादा लिया कि मैं इस दौलत का इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए करूंगा और गलत कामों से जितना हो सके दूर रहूंगा। मैंने वादा किया, जिसके थोड़ी देर बाद ही एबे की मौत हो गई। मेरी आंखों में आंसू थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं दोबारा से अकेला हो गया। तभी गार्ड खाना देने आया तो मैं दीवार के पीछे छुप गया। गार्ड ने आवाज भी लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। जब वो चेक करने अंदर आया और उसने एबे की लाश देखी तो वो घबराकर अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करने के लिए चला गया। मैं तेजी से सुरंग का मुंह छुपाया और वापस चला गया। कुछ देर बाद गार्ड अपने कुछ साथियों के साथ वापस आया और एबे के शरीर को बॉडी बैग में डाल दिया। मैं सुरंग में छुपकर उनके जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गार्ड्स वहां से गए, मैं खामोशी से कमरे में घुसा और एबे की लाश को देखने लगा। लाश को देखते हुए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने जल्दी से एबे की लाश की जगह ले ली। कुछ देर बाद वार्डन अपने आदमियों के साथ लाश को वहां से ले जाने के लिए आया। ये जेल एक सुनसान टापू पर थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि लाश को समुद्र में फेंक देना ही सही रहेगा। इस दौरान एक गार्ड खाना लेकर मेरे कमरे में गया, लेकिन जब बार बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी किसी ने चूं तक नहीं की तो गार्ड को शक हुआ। वो दरवाजा खोलकर अंदर गया, लेकिन वहां उसे मैं नहीं बल्कि एबे की लाश मिली। जिसके बाद वो गार्ड चिल्लाता हुआ वार्डन को बुलाने के लिए गया। वार्डन जल्दी से ये काम निपटाना चाहता था और उस दिन तूफानी हवाएं चल रही थीं। समुद्र की लहरें पत्थरों से टकरा रही थीं, तो कुछ भी सुनना बहुत मुश्किल था। वार्डन गार्ड की बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच मैंने झटके से वार्डन की चाबियां चुरा लीं। लेकिन इस झटके की वजह से वार्डन भी मेरे साथ सीधा समुद्र में गिर गया। समुद्र में गिरते ही मैंने चाबियों की मदद से जल्द खुद को बरी किया और जैसे ही मैं तैरकर ऊपर आया तो मैंने पीछे मुड़कर वार्डन को देखा। सालों का गुस्सा मेरे अंदर भरा पड़ा था और मैंने बेरहमी से वार्डन को पानी में डुबोकर मार डाला। इसके बाद मैं बिना पीछे देखे समुद्र में दूर तक तैरता रहा। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं एक आइलैंड पर था। न जाने कैसे मैं यहाँ तक जिंदा पहुंच गया। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ तक जिंदा कैसे पहुंचा, लेकिन अभी भी मैं आजाद नहीं हुआ था। समुद्री डाकुओं का एक झुंड बैठकर आराम से मुझे देख रहा था। अब मुझे लगा था कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन लुटेरों के सरदार लुइजी ने मुझे एक मौका दिया। उसने कहा कि वो मुझे जिंदा छोड़ देगा, बस एक शर्त पर। मुझे उनके गद्दार साथी जकोपो से लड़ना होगा, जिसे वो वैसे भी जिंदा गाड़ने वाले थे। अगर जकोपो जीत गया तो वो उनकी टीम में वापस शामिल हो सकता है, लेकिन वो मुझे मार देंगे। लेकिन अगर मैं जीत गया तो वो मुझे रिहा कर देंगे। जल्द ही हम दोनों के बीच ये मुकाबला शुरू हुआ। जकोपो तलवारबाजी में बहुत माहिर था, लेकिन मेरी एबे से सीखी हुई तकनीक बहुत ही जबरदस्त साबित हुई। कई हमले करने के बावजूद जकोपो मुझे छू तक नहीं पाया। मौका मिलते ही मैंने तेजी से वार किया और जकोपो को जमीन पर गिरा लिया। पर उसे मारने की बजाय मैंने लुइजी से कहा कि देखो, हम दोनों तुम्हारे लिए काम करेंगे। काम के लोग हैं यार, बिना बात क्यों मार रहे हो हमें? और समुद्री लुटेरे ढूंढना कौन सा आसान काम है? मेरे हुनर और दया को देखकर लुइजी खुश हुआ और उसने हम दोनों की ही जान बख्श दी। जहाज पर बातचीत के दौरान मैंने कैप्टन को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसके बाद उसने मुझे आजाद कर दिया ताकि मैं अपने बदले का मकसद पूरा कर सकूं। जकोपो मेरे साथ हो लिया। मैंने उसकी जान बचाई थी तो उसने वादा किया कि वो हमेशा मेरा वफादार बन के रहेगा। मैंने जकोपो से एक नाव का बंदोबस्त करने को कहा, जब तक कि मैं अपने कुछ पर्सनल काम निपटा लूं। देर रात मैं चुपके से अपने पुराने मालिक के घर गया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। बूढ़े मालिक ने मुझे पहचाना तक नहीं। मुझे पता चला कि मेरे जेल जाने के गम में डूबकर मेरे पिता की भी मौत हो गई। इस खबर से मुझे गहरा सदमा लगा और सबसे बड़ी चोट तो मुझे तब लगी जब मैंने जाना कि मेरे पुराने दोस्त मॉन्टेग ने ही मुझे फंसाया था और फिर मॉन्टेग ने मेरी ही मंगेतर से शादी कर ली। उन्होंने उस टापू का चप्पा चप्पा छान मारा पर खजाना नहीं मिला। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि शायद पानी के नीचे कुछ हो। मैंने मैप में बताई हुई जगह के पास एक अंडरग्राउंड तालाब में डुबकी लगाई। वहां मुझे कई सारी पुरानी संदूक मिली। जैसे ही मैंने एक संदूक खोली तो चमचमाता हुआ सोना दिखाई दिया। जकोपो खुशी से झूम उठा और उसने जितना हो सके उतना सोना नाव में भर लिया। लेकिन पूरे खजाने को ले जाने के लिए तो हमें एक बड़े जहाज की जरूरत थी। लेकिन मेरे अंदर खुशी से ज्यादा अभी भी बदले की आग थी। मैंने फैसला किया कि ये दौलत बस एक ही काम आएगी, मेरे बदले का रास्ता बनाने के। सबसे पहले मैंने एक बड़ा आलीशान घर खरीदा और अपने आप को फ्रांस के एक नए रईस के रूप में सबके सामने पेश किया। साथ ही मैंने अपने आसपास के बाकी रईस लोगों को भी अपने शानदार घर में एक पार्टी के लिए बुलाया। जल्दी मेरी दावतों और शहनशाही अंदाज ने सबके बीच मुझे मशहूर कर दिया। रईस लोग अब मुझ में दिलचस्पी लेने लगे, लेकिन असल में मैं ये सब अपने धोखेबाज दोस्त मॉन्टेग का ध्यान खींचने के लिए कर रहा था। लेकिन वो तो बिना मुझसे बात किए निकल गया। मेरी पुरानी मंगेतर मर्सिडीज ने जरूर कुछ पहचाना। मैंने ऐसा किया कि मॉन्टेग को कहीं और से भी पैसों का जुगाड़ करना मुश्किल हो जाए। जकोपो ने मुझे खबर दी कि मॉन्टेग का एक बेटा भी है, एल्बर्ट, जिसके बाद मैंने एक सुंदर औरत और अपने लुटेरे दोस्तों के साथ मिलकर एल्बर्ट की फर्जी किडनैपिंग करवाई
ताकि फिर मैं खुद मसीहा बनकर उसे बचा सकूं। प्लान काम कर गया और एल्बर्ट को यही लगा कि भाई इस बंदे ने तो मेरी जान बचा ली। उसका शुक्रिया अदा करते हुए एल्बर्ट ने मुझसे गुजारिश की कि कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन है, आप उस पार्टी में ज़रूर आना। मैंने कुछ नखरे दिखाए पर फिर आखिर में मान गया। उसी पार्टी में एल्बर्ट ने अपने पिता मॉन्टेग से मुझे मिलवाया। हम दोनों 13 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने थे। मेरा हुलिया अब इतना बदल गया था कि मॉन्टेग ने मुझे पहचाना नहीं। विलफोर्ड एक करप्ट मजिस्ट्रेट था जिसका इस इलाके की पुलिस पर पूरा काबू था। मेरी बातें सुनने के बाद विलफोर्ड ने मॉन्टेग के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें वो मेरा खजाना यहाँ आने से पहले ही लूट लेंगे और फिर सारा सोना उनका। जिस पर मॉन्टेग ने कहा कि एक आदमी है जो इस काम में उनकी मदद कर सकता है। दरअसल मुझे जेल भिजवाने में भी इन्हीं 3 लोगों का हाथ था और अब मैंने जानबूझकर इन्हें इकट्ठा किया था। खैर पार्टी खत्म होने के बाद मर्सिडीज आई। उसने कहा कि मॉन्टेग ने उसे धोखा दिया, कहा कि मुझे फांसी हो गई। मुझे डर था कि ये सच मेरे बदले के प्लान को बिगाड़ न दे, इसीलिए मैंने अभी के लिए चुप रहने का फैसला किया। फिर मैंने रस्सी उसके गले में डाल दी। मारने से पहले मैंने उसे अपनी असली पहचान बताई ताकि उसे याद तो आए कि वो किस गुनाह के लिए मरा है। अब अगला निशाना था मजिस्ट्रेट विलफोर्ड। सालों पहले इसी मजिस्ट्रेट ने नेपोलियन की चिट्ठी के चक्कर में मुझे फंसाया था। मजिस्ट्रेट का बाप खुद नेपोलियन का सपोर्टर था, लेकिन पावर हासिल करने के चक्कर में मजिस्ट्रेट ने अपने ही पिता को मरवा दिया और इल्जाम मुझ पर लगवाकर मुझे जेल भिजवा दिया। लेकिन अब मैंने बातों बातों में बड़ी चालाकी से मजिस्ट्रेट से ये पूरी बात बुलवा ली। विलफोर्ड ने भी सब बोल दिया, क्योंकि वैसे भी मैं ये सब साबित नहीं कर सकता था। लेकिन कमरे में पुलिस पहले से मौजूद थी, जिन्होंने विलफोर्ड की पूरी बात सुन ली और उसे पकड़कर ले गई। उधर कंगाल हो चुका मॉन्टेग भागने की तैयारी कर रहा था। वो एक किले में गया जहां उन्होंने चोरी का सारा खजाना छुपाया था, लेकिन संदूक के खोलने पर उनके अंदर से सिर्फ रेत ही निकला। आखिरी संदूक में सिर्फ एक छोटा सा चेस पीस निकला जो कि मॉन्टेग ने ही मुझे दिया था। उसी वक्त मैं वहां आया और मॉन्टेग समझ चुका था कि मैं कौन हूं। गुस्से से भड़का मॉन्टेग ने तलवार से मुझ पर हमला किया, पर वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। मैंने आसानी से उसकी तलवार गिराकर उसे दीवार से लगा दिया। लेकिन जैसे ही मैं आखिरी वार करने वाला था, एल्बर्ट ने बीच में आकर कहा कि मैं अपने पिता को ऐसे मरने नहीं दूंगा। इसी चीज का फायदा उठाकर मॉन्टेग चुपके से बंदूक में गोली और बारूद भरने लगा। लेकिन जब मॉन्टेग ने घोड़े पर चढ़कर जबरदस्त हमला किया तो मेरी तलवार गिर गई। अब मॉन्टेग जीतता हुआ मालूम पड़ रहा था, लेकिन अंत में मैंने जैसे तैसे मॉन्टेग को गिराकर जानलेवा वार किया। मॉन्टेग की मौके पर ही मौत हो गई। अपनी बदले की आग ठंडी होने के बाद मैं अपनी पत्नी मर्सिडीज के साथ नई जिंदगी शुरू करने लगा, ताकि किसी को भी वो सब ना सहना पड़े जो मैंने सहा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।